नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, जैसा आप लोगों को पता है कि पिछले 1.5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और कोरोना की वजह से हम लोग सभी लोग अपने घरों में हैं। कोरोना काल चल रहा है और जिसकी वजह से हमारे देश की जो इकनॉमी है वो डाउन हो चुकी है, लोगों की जॉबें जा चुकी हैं, लोगों के बिजनेस ठप हो गए हैं और बहुत से लोगों की भारत में तो जान जा ही चुकी है, पूरा विश्व इससे त्रस्त है। आज हम आपको बताएंगे कोरोना के काल में आपको क्या क्या करना है। बहुत सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं। लॉकडाउन 4 भी स्टार्ट हो गया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और सभी लोगों ने मिलकर एक डिसीजन लिए हैं जिसमें देखा गया है कि रेल यातायात को स्टार्ट किया गया है, कुछ फैक्ट्रियों के काम को स्टार्ट किया गया है, कुछ शॉप्स को खोलना चालू किया गया है। तो लोगों को किस तरह से ध्यान रखना है, इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ श्री आई सेंटर से सीनियर आई सर्जन डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं। अभिनंदन है सर। धन्यवाद। सर, ये देखा जाए देश में कोरोना को लेकर केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन किया गया, बहुत से हालात ऐसे हुए जहां पर कुछ हद तक तो भारत ने मतलब एक तरह से बहुत अच्छी सफलता पाई है, लेकिन उसके बाद भी जो कोरोना का ग्राफ है वो कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेजेंट टाइम को लेकर आप दिल्ली के आवाम से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो दर्शकों मैं बताना चाहूँगा कि यदि हम जो लॉकडाउन हुआ और इससे फ़ायदे को गिने तो मेरा मानना है कि लॉकडाउन से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि कुछ सीमाएं हैं, जो कुछ लिमिटेशंस हमारे जो देश में है वो है पॉपुलेशन का ज़्यादा होना, रिसोर्स की कमी होना और भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों का एक स्टेट में रहना और अपने वापस घर नहीं पहुँच पाए थे लोग। तो देखा जाए तो आज की स्थिति में भी अगर हम बाकी देशों से कंपेयर करें तो हमारे देश में कोरोना के केसेस बहुत कम हैं और डेथ भी काफ़ी कम अभी तक रिपोर्ट हुई हैं। परंतु दर्शकों, अब चैलेंज तो अब शुरू होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब लॉकडाउन खुल रहा है, लॉकडाउन 4 शुरू हुआ है, जिसमें कि काफ़ी ढील दी जा रही है, क्योंकि देश को चलना भी है, आगे बढ़ना भी है, इकोनॉमी चलानी है, लोगों को काम भी करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आके एक चैलेंज शुरू हुआ है, जब अब जिम्मेदारी अब सरकार से हट के, पुलिस से हटके, डॉक्टर से हटके प्रति व्यक्ति पे आ गई है, आप पे, हम पे, सब पे आ गई है। सावधानी हमें वही रखनी है जो लॉकडाउन के समय बताई गई थी। पहले वो ज़बरदस्ती थी, अब हमें अपनी स्वेच्छा से रखनी है। यदि आप सारी गाइडेंस फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है जो लॉकडाउन से हमारी जो कोरोना का जो ग्राफ है उसको हमने काफ़ी जो कर्व को फ्लैट रखा है। हालांकि अभी केसेस बढ़ेंगे। अगर हम देखा जाए तो सुनील, ये उम्मीद करना बहुत गलत है किसी इन्फेक्शन के लिए कि एकदम से ख़त्म हो सकता है। अगर ख़त्म होता है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, परंतु प्रैक्टिकल बात यह है कि जब एक इन्फेक्शन इस लेवल पे आ चुका है तो वो धीरे धीरे बढ़ता ही है। हाँ, हमारी जो केसेस की जो डबलिंग की जो ड्यूरेशन है, अगर वो बढ़ती जाती है, यानी कि अभी जैसे करीब 11.5-12 दिन में डबल हो रहे हैं केस, यदि 15 दिन में डबल होने की फ्रिक्वेंसी है, फिर 20 दिन में, फिर महीने में, ऐसे होता जाएगा, तो मुझे उम्मीद है अगले 2 से 4 महीने में हमें ये खबर आनी शुरू हो जाएगी कि कोरोना से हम कंट्रोल कर पा रहे हैं और सिचुएशन बेटर होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बात दर्शकों को ये बताई कि देखना होगा आने वाले टाइम में, इस बात का तकाजा लगाया जाएगा कि जून जुलाई में हालात कैसे होते हैं। उसके बाद ये देखा जाएगा कि देश कोरोना को लेकर किस हद तक जा चुका है। साथ ही साथ सर ने जिस तरह से कहा कि हम लोगों को अपनी आदत में शुमार करना पड़ेगा। कोरोना अब देश से जाने वाला नहीं है, हम लोगों को यूज़ टू होना पड़ेगा, एहतियात बरतने पड़ेंगे, तभी जाकर हम लोग इस बीमारी से एक जंग में जीत सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। सर, ये देखा जाए बहुत सी चीज़ों में रियायत दे दी गई है। देखा जाए ट्रेनें चालू कर दी गई हैं, फ़्लाइट्स भी चालू कर दी गई हैं और बहुत से लोगों को वतन वापस लाया भी जा चुका है। ट्रेन के माध्यम से मज़दूर एक दूसरी जगह जा रहे हैं और बहुत से लोग अपने घरों पर जा रहे हैं जो महीनों भर से एक जगह जगह फंसे हुए थे। उसके बाद देखा जा रहा है कि दिल्ली में फैक्ट्रियों में काम भी चालू हो चुका है, कुछ और दुकानों को भी खोल दिया गया है। अब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं कि लोग जब घरों से बाहर निकले हैं तो उनको क्या एहतियात बरतना है और उन सब लोगों की भी क्या जिम्मेदारियां हैं जिनके यहाँ ये वर्कर्स काम करते हैं? देखिए सुनील, अब ये जो हमारा जो फेज़ शुरू हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये लॉकडाउन 4 का जो फेज़ है, ये जिम्मेदारी हम सब पे आ गई है, हर उस व्यक्ति पे है जो इस देश का नागरिक है। क्योंकि लॉकडाउन जो एक था, एक उसका एक पर्पज़ था कि लोग अपने घरों में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे सड़कों पे, तो वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। ये देखा गया कि उसका काफ़ी हद तक असर हुआ भी, परंतु कुछ एक ऐसे इंसिडेंसेस हुए और कुछ
भारत में क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, क्लस्टरिंग है, घर में रहने के बावजूद एक एक घर में कई छोटे घरों में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको दिमाग में रखें तो थोड़ा बहुत स्प्रेड फिर भी हो रहा है, और शायद वो पूरी तरह कंट्रोल कर पाना अब गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। अब जब लॉकडाउन खुल रहा है, ढील मिल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो दर्शकों देखिए, जो जो बातें आपको हमने लॉकडाउन में, जो हमारी सरकार ने, जो मोदी सरकार ने या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए थे, वो कानून अगर हट भी रहे हैं तो हमें उनको अपने जीवन की शैली में अपना लेना चाहिए। जैसे मास्क पहनना, घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहनना मत छोड़िए। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, इसको एक ज़िंदगी का नियम बना लीजिए दर्शकों। ये कोई 2 महीने 4 महीने नहीं, मेरा मानना है कम से कम साल 2 साल तो बहुत ज़रूरी है। और यदि इसको हमने अपनी जीवन शैली में ढाल लिया और इससे हम एक हैबिचुअल हो गए, तो मुझे लगता है ये लॉन्ग रन में हमें फ़ायदा ही करेगा। क्यों ना हम जब हमारा बाहर निकल रहे हैं, किसी से 2 गज की दूरी पे खड़े होकर बात करने में क्या बुराई है? आप किसी लाइन में खड़े हैं, क्यू में खड़े हैं, तो यदि आप 1 से 2 गज की दूरी रखते हैं, उसमें क्या नुकसान है? समय उतना ही लगना है दोस्तों। यदि आप एक से पीछे चिपक के लाइन में लगे हुए हैं या गैप रख के चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन नियमों को हम जीवन शैली में अगर ढाल लेते हैं तो कोई नुकसान होने वाला है। इसी प्रकार कुछ बदलाव हमें अपने ये स्वीकार करना होगा कि शायद जो कोरोना से पहले यानी कि 20 मार्च तक जो समय था, कुछ बातें शायद परमानेंट चेंज भी हो जाएंगी। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आप मार्केट जाते हैं, आमतौर पे आपको एक कल जैसे मोदी जी ने भी हमारे भाषण में कहा कि बी वोकल अबाउट लोकल, कि लोकल चीज़ों पे ध्यान देना है। यदि आपके पड़ोस में कोई चीज़ अवेलेबल है, उसको खरीदने के लिए आप 20-40 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, शायद उसकी ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार जो चीज़ अपने देश में बन रही है, उस चीज़ के लिए यदि आप बाहर से उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, शायद उसकी ज़रूरत नहीं है। ये मानते हैं कि कई बार कुछ क्वालिटी का डिफरेंस होता है, ब्रांड वैल्यूज़ होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम इम्प्रेस होते हैं, परंतु यदि हम पूरी तरह ना सही पर कुछ हद तक इस बात को हम मान लेते हैं, तो हमारे देश की इकॉनमी भी इम्प्रूव होगी और शायद हम उस बेफिजूल खर्चे से बचेंगे जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। अननेसेसरी ड्राइविंग करना, 40-100 लोग एक एक चीज़ खरीदने के लिए 100-100 किलोमीटर दूर जाते हैं। आपने देखा होगा कि लोग सिर्फ सुबह नाश्ता करने के लिए 80-80 किलोमीटर दूर जाके करते हैं। शायद इन चीज़ों को हमें एक परमानेंट मानना होगा कि क्यों ना हम अपने लोकल में ही जीना सीखें। जितना हम अपना सोशल सर्कल को दायरा करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाएंगे, मास्क पहनने की हैबिट डालेंगे। तीसरी बात, हैंड सैनिटाइजेशन। देखिए, हाथ धोना कोई नया प्रचलन नहीं है, हज़ारों सालों से प्रचलन है कि हमें हाथ धोना चाहिए। खाना खाने से पहले, शौच करने के बाद, घर में आने, बाहर से घर में आते हैं, हाथ धोना एक प्रचलन का हिस्सा है हमारे। परंतु इस पर अब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। किस तरह से? जैसे यदि आप किसी भी बाहर गए, आपने कहीं पे भी हाथ को छुआ, कहीं से आपने रेलिंग को पकड़ा, दरवाजे को पकड़ा, तो दर्शकों ये मान लीजिए कि शायद कोरोना वायरस या और कोई कीटाणु आपके हाथ में है, तो वहीं पे आप कहीं जहाँ भी मौका मिले साबुन पानी से हाथ धो लीजिए। और मेरा मानना है कि अब सैनिटाइज़र जो है, इसकी एक तरह से बहुत एक नई इंडस्ट्री आ गई है सैनिटाइज़र बनाने की, क्योंकि सैनिटाइज़र का पहले रूल्स केवल अस्पतालों तक सीमित होता था। अब क्योंकि ये हर दुकान पे, हर शोरूम का हिस्सा बन जाएगा, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। मेरा मानना है कि यदि आप एक 50 या 100 ml की शीशी में सैनिटाइज़र अपनी जेब में रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। हो सकता है समय के साथ 6 महीने, साल, 2 साल में ये सिचुएशन बिल्कुल पुरानी वापस आ जाए, हो सकता है, और अगर आती है तो शायद वो अच्छा रहेगा। परंतु उसके बावजूद ये सारी बातें हमें अपनी जीवन शैली में अपनानी होगी। मैं दोहराना चाहूँगा, हैंड हाइजीन यानी कि हाथों को साफ रखना, बिना मतलब के अपने हाथों को अपने चेहरे पे ना छुएं, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, इसको नियम बना लीजिए, बिना मतलब के बाहर जाना अवॉइड करिए, जो चीज़ घर में रह के काम हो सकता है उसको करिए, और उसके अलावा मास्क पहनना, गॉगल्स पहनना, ये सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है हमें अपनी अब जीवन शैली में अपनाना ही होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई है दर्शकों। उन्होंने कहा है कि अब जीवन शैली में बहुत से बदलाव हमको लाने हैं। उन्होंने कहा कि अगर घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी सावधानियां बरतनी है, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। सर, कई बार ये देखा जाता है कि लोग बिना मास्क के घर से बाहर निकल जाते हैं और इस पर चालान भी है हमारे दिल्ली में।
साथ ही साथ सर ने ये भी कहा कि आप लोग बिना काम के घर से बाहर ना निकलें। कहा कि बहुत से लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए, डिनर करने के लिए, लंच करने के लिए 100-100 किलोमीटर दूर जाती है, देखा है मैंने ढाबों पर। वो उन सब चीज़ों को दूर रखें और जो चीज़ घर के पास मिलती है तो उसको बाहर मार्केट में भीड़ में जाकर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और हाथों को सैनिटाइज करना है। भारत सरकार, दिल्ली सरकार, हर राज्य सरकार अपना काम तो कर रही है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारियां दर्शकों हमारी हैं। अब हम लोगों को जीवन शैली में लाना पड़ेगा। अगर ज़िंदगी जीनी है तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सर आपने ये बात तो बता दी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से ट्रेनें चलाई जा रही हैं और लोग एक दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, मेट्रो चल रही हैं, डीटीसी बसें कुछ दिनों बाद चलने लगेंगी, हालांकि कुछ जगह चलाने भी लगे हैं। जैसे जब ट्रेन आती हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से तो लोगों को जगह जगह पहुँचाया भी जा रहा है। तो जब मतलब हम लोग अगर किसी ट्रेन में जाते हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारियां क्या है? क्योंकि देखा जा रहा है कि वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग तो हो रही है, मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो ट्रैवल करने के लिए जा रहा है इस समय में, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? कौन कौन से एहतियात उनको बरतने हैं? क्या ट्रेन में जाते समय उनको बहुत ही रिजर्व रहना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, हर जगह को छूना नहीं है, लोगों से ज़्यादा मिलना नहीं है, और किस तरह के कपड़ों को पहने जिस तरह से इस बीमारी से बचा जा सके? देखिए बिल्कुल सुनील, इसमें हमारे बहुत सारे जीवन शैली के बदलावों में ही हम एक बात आ जाती है। पहली बात तो है कि यदि किसी को ट्रैवल करना ज़रूरी है तो ही करें, परंतु ट्रैवल करना पड़ता है, मेट्रो में, ट्रेन में, बसेस में जाना पड़ेगा। देखिए आप आमतौर पे हम जल्दीबाजी में रहते हैं और हम जब हमारे सबका एक सिस्टम है कि हमें सब कहीं 9 बजे पहुंचना है, और 9 बजे पहुंचने के लिए यदि आधे घंटे का रास्ता है तो हम 8:30 बजे निकलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि 8:30 निकलेंगे और आधे घंटे में वहाँ 9 बजे पहुँच जाएंगे। एक मेरी सलाह है कि यदि प्रति व्यक्ति 15 मिनट पहले अपने घर से निकल ले तो उसको कुछ वो 15 मिनट रास्ते में काम आते हैं। कैसे? जैसे आप सपोज़ मेट्रो स्टेशन गए, आपने देखा कि एक ट्रेन बहुत ज़्यादा भरी हुई है, आपको अगले 5 मिनट दूसरी ट्रेन के लिए वेट करने के मिल जाते हैं। यदि हर व्यक्ति थोड़ा ऐसा ध्यान रखेगा तो जो भीड़ होती है, जो शुरू के उस समय में जो कंजेशन हो जाती है, उससे बचने की ज़रूरत है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप देख रहे हैं कि मेट्रो में या बस में बहुत ज़्यादा भीड़ है, मत घुसिए उसमें। थोड़ा एक्स्ट्रा समय लेके पहले चलेंगे, या आपके पहुंचने में लेट भी हो रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश करिए कि यदि भीड़ ना हो जब भी घुसें। जिन लोगों के पास अपने व्हीकल्स हैं, देखिए हालांकि अब ये भी एक बदले ज़माने के साथ बात करनी पड़ रही है। पहले कहा जाता था कि आप कार पूल करिए, एक साथ जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करिए, परंतु कोरोना ने ये सारे मायने बदल दिए हैं। जिनके पास अपने व्हीकल्स हैं, सुविधाएं हैं, उसे ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि इससे दो बातें होंगी। यदि आप अपना गाड़ी खुद यूज़ कर रहे हैं, व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, उससे आप ज़्यादा सेफ रहेंगे कोरोना जैसे इन्फेक्शन से। यदि आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं, और यदि ज़्यादा लोग उसमें जा रहे हैं, तो जो व्यक्ति पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने के लिए मजबूर हैं, उनको भीड़ कम मिलेगी तो वो भी सेफ़ हो जाएंगे। ये समय वो आ गया है जहाँ पे हम जो बातें पहले कहते थे, वो बहुत सारी बातें बदलती जा रही हैं, उल्टी होती जा रही हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि अभी हम बोलते थे पहले कारपूल करिए ताकि पॉल्यूशन कम हो, पेट्रोल का खर्चा कम हो, लेकिन कारपूल का मतलब यदि आप 5 लोग एक गाड़ी में जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है। यदि एक कार में आप मैक्सिमम 3 या 4 लोग जा सकते हैं, तो मुझे लगता है फ़िलहाल 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा नहीं रहने चाहिए। इसी प्रकार यदि आप बाइक पे जा रहे हैं तो अकेले रहिए, अपने साथ किसी को बैठा के जा रहे हैं तो आप रिस्क बढ़ जाता है। कोशिश करिए कि यदि आप रास्ता ले रहे हैं तो वो रास्ता ना लें जिस पे कि ट्रैफिक ज़्यादा जाम है। यदि आपको कहीं 10 किलोमीटर जाने के इसमें भीड़ ज़्यादा मिलती है और आपको कोई 15 किलोमीटर का रास्ता आपको खुला मिलता है, तो शायद वो आपके लिए ज़्यादा सेफ़ है। घर में हर जगह कुछ सावधानियाँ बरतनी है। जैसे यदि आपके घर में या ऑफिस में जा रहे जितने भी दरवाजे हैं वो सब खुले रखिए, क्योंकि ये संक्रमण जो फैलता है, कोरोना जैसे संक्रमण, ये दरवाजों से, डोर हैंडल से बहुत ज़्यादा फैलता है। क्योंकि यदि दरवाज़ा बंद है तो आपको हैंडल पकड़ के खोलना पड़ेगा, यदि खुला रहेगा तो आप सीधा जा सकते हैं। क्योंकि आपको ये कोशिश करनी है कि आपको अपने हाथों को जितना हो सके कहीं पे भी हाथों को छूने से बचना है। डोर हैंडल है, रेलिंग है, यदि ज़रूरी नहीं है तो वहाँ हाथ ना छुएं, और यदि छू लिया है तो आप याद रखिए कि आपने हाथ छुआ है, तो जहाँ मौका मिले आपको सैनिटाइज़ करना ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा पहले भी, अपने जेब में 100-200 ml की शीशी में सैनिटाइज़र ज़रूर लेके चलें। इसके अलावा मास्क पहनना, देखिए मास्क पहनना कुछ लोगों को इसमें हेजिटेशन है, कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है, कुछ लोग ये मानते हैं कि मास्क पहनने से हमें घुटन होती है। देखिए हर चीज़ की आदत डालनी पड़ती है।
मास्क पहनने से यस थोड़ा सा घुटन होती है, खासकर N95 मास्क यदि पहनते हैं तो जब पहली बार पहनना शुरू करते हैं तो कुछ देर बाद ऐसा लगता है जैसे सांस रुक रही है ऐसे या घुटन हो रही है। परंतु यदि आप रेगुलर करते रहेंगे तो हमारी चेस्ट की मसल्स है वो धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाती है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होनी बंद भी हो जाती है। मास्क का पर्पज़ ये नहीं कि आपको लगातार लगा के रखना ही है। सपोज़ आपने मास्क लगा रखा है लेकिन यदि आप किसी ऑफिस से पहुंच जाते हैं, आप अकेले अपने ऑफिस में, उस समय थोड़ी देर के लिए आप मास्क को हटा के नॉर्मली ब्रीथ कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ऑफिस में, आपके ऑफिस में आपके स्टाफ का या दोस्त एम्प्लॉयज़ का या किसी का आ जाना ज़्यादा है या क्लाइंट्स का, तो मास्क लगाए रखना बहुत ज़रूरी है। हर जगह सैनिटाइज़र तो एक मस्ट, मतलब 100% मस्ट हो गया कि आपकी अगर ऑफिस में है तो टेबल पे सैनिटाइज़र रहे, जेब में भी रहना चाहिए, गाड़ी में भी रहना चाहिए, हर जगह रहे। और कोशिश करिए कि सोशलाइजेशन कम करें, क्योंकि जब ये लॉकडाउन खुल रहा है तो लोग एक आम तौर पे हम सब सामाजिक प्राणी हैं, हम लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, पड़ोसियों से, दोस्तों से। मिल के बात करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु 2 गज का फासला आपको रखना ही है। कोशिश करिए कि अगर आप 15-20 के ग्रुप में आप पहले मिलते थे तो 2-4-5 के ग्रुप में मिलिए। इसी तरह से लॉकडाउन में ढील भी जो प्लान की जा रही है, इसी तरह से ढील फेज़ वाइज प्लान की जा रही है। तो जो सरकार जो आपको बता रही है, इससे आप बंदिश मत माने दर्शकों, इससे कोई आप कानून मत मानिए। ये सलाह है, और ये किसकी सेफ्टी के लिए सलाह है? ये आपकी सेफ्टी के लिए सलाह है, ये हमारी सेफ्टी के लिए सलाह है। और यदि मैं सावधानी बरत रहा हूँ तो वो आपको भी आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगी, और आप सावधानी रहेंगे तो मेरे लिए भी सावधानी रहेगी। यदि हम ये मान के चलते हैं कि जो भी सावधानी हम ले रहे हैं अपने लिए ले रहे हैं, जो सरकार नियम बना रही है, जो सलाह दे रही है, वो हमारे अपने भले के लिए, तो हमें इन सारे नियमों को एक तरह से हम अपनी जीवन शैली में ढाल पाएंगे, और मैं मानता हूँ हम सब सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि मित्रों, अगले 6 महीने हो सकते हैं, 10 महीने हो सकता है, ये अपने आप को संभालने के हैं। हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है और जीवित रहना है। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम लोगों को 6 महीने तक बहुत सावधानियां बरतनी हैं, और आपने कहा कि अगर हो सके तो अपनी जीवन शैली में इस बात को डालने कि हम लोग मास्क लगा कर रखें और 2 गज की दूरी हम लोगों को बनाकर रखना है। सर, ये सवाल तो हो गए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब से लॉकडाउन हुआ है, बहुत से स्कूलों ने, अधिकतर स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है, और आप आई सर्जन हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बच्चों की आइज़ की प्रॉब्लम्स बहुत देखी जा रही है कि लॉकडाउन के समय में अधिकतर देखा जा रहा है लोग फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, टीवी देखते हैं और लैपटॉप पे हैं, या ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे पूरे पूरे दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं, अपना काम करते हैं, जिस पे आँखें सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं, और केसेस आँखों के बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, उन बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहते हैं, पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहते हो जिनके साथ प्रॉब्लम है, वो ऐसे लॉकडाउन में नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए आप क्या टॉनिक देना चाहते हैं? दर्शकों, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हम देख रहे हैं, मैं आई सर्जन हूँ और रोज़ प्रतिदिन 10-15 ऐसे कॉल्स आती हैं, टेली कंसल्टेशन होती है फ़ोन पे। अब ओपीडी खुलने लगी है तो लोग दिखाने भी आ रहे हैं कि बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, 8 साल के, 6 साल के, सबकी आंखों में लाली आ रही है, खुजली हो रही है, चुभन रहती है आंखों में, दर्द भी रहने लगा है, पानी आता है, बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही हैं। दरअसल जैसे सुनील आपने बताया, ये सब कंप्यूटर स्क्रीन या आपका लैपटॉप या मोबाइल ज़्यादा यूज़ होने की वजह से हो रहा है। साथ ही में मौसम क्योंकि बाई चांस बदल रहा है, अभी गर्मी आ रही है तो पंखे चलने शुरू हो गए हैं, एयर कंडीशन चलने शुरू हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा इस समय परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो कि किसी का कसूर भी नहीं है, परंतु बच्चों की आंखों में खासकर जो पूरे दिन जो स्कूलों के जो सारी पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हैं, टेली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, या पूरे दिन जो लोग ऑफिस जाते थे अब वो पूरे दिन घर में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन सबको ये तकलीफ़ें हो रही हैं। तो दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें सावधानी रखने के लिए कुछ रूल्स हैं जो हम कई बार पहले बता चुके हैं। 20-20-20 रूल, ये उन बच्चों के लिए भी एक तरह से ज़रूरी है। अब आप देखेंगे तो आमतौर पर 25 से 30 मिनट की क्लास होती है, जिसके बाद अगली क्लास शुरू होने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो वो 10 से 15 मिनट के लिए कुछ माँ बाप बच्चों पे प्रेशर डालते हैं कि होमवर्क पूरा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मेरी सलाह है कि उस दौरान बच्चों को आप बोलिए कि आँख बंद करके थोड़ी देर लेट जाएँ, थोड़ी देर चहलकदमी करें, ताकि जब चहलकदमी करेंगे तो फिज़िकल फिटनेस आएगी। आंखें बंद करके थोड़ी देर 2 मिनट वेट कर लेंगे तो आंखें हेल्दी हो जाएंगी। दूसरी बात है कि सबको पल के ज़्यादा झपकने की ज़रूरत है। जितने हम पल के झपकते हैं तो हमारी जो आंखों के आंसू हैं वो रिफ़्रेश हो जाते हैं, यानी कि फ्रेश आंसू आते हैं, और जो बासी आंसू हैं वो नाक के अंदर चले जाते हैं। जितना ज़्यादा आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा आपको पल के झपकने की ज़रूरत है, जो आपको अपने जीवन शैली में ढालनी ही होगी। आजकल जैसे पंखे ज़्यादा चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, तो उससे भी ह्यूमिडिटी कम होती है और ड्राइनेस आती है।
तो उसके लिए एक सलाह है कि आंखों पे, जैसे मैंने भी गॉगल्स, प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहन रखे हैं जो आपको कोरोना से भी बचाने के लिए काम आता है, हवा से भी बचाता है, या तो इस तरह के गॉगल्स पहने, या कंप्यूटर या मोबाइल इस्तेमाल करते समय कैप पहन लें जिसमें आगे हुड हो, आगे जो फ्लैप होता है उससे आपको हवा लगने से बचाव मिलता है। यदि आप ये सावधानी रखते हैं तो ये बहुत आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। और बिल्कुल एक बात जो हमेशा कही जाती है कि यदि आपको उतना ही समय स्क्रीन पे बिताइए जितना ज़रूरी है। एक बात सलाह देना चाहूँगा, जैसे बच्चों का आजकल पढ़ाई कंप्यूटर पे, मोबाइल पे होना ज़रूरी हो गया है, इसका कोई अब और कोई उपाय नहीं है, लेकिन यदि आप कुछ सलाह मान लें तो फ़र्क पड़ेगा। जैसे बच्चों को मोबाइल की जगह बड़ी स्क्रीन दीजिए, अपना लैपटॉप या कोई बड़ा टैब या डेस्कटॉप पे क्लासेस अटेंड कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, उसको नज़दीक किया रखा जाता है तो आँखों पे जोर ज़्यादा पड़ता है। और सुनील, एक बात और मैं बताना चाहूँगा जो मैंने देखी है कि यदि हम बच्चों को कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट मोड में लगाएं जिसमें स्क्रीन यूज़ कम होता है, तो मुझे लगता है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। देखिए, आज से जो भी आज व्यक्ति 40-50 साल की उम्र में है, उन्होंने जिस तरह से बचपन निकाला था, मेरा मानना है कुछ ऐसी गेम्स हैं, कुछ ऐसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बहुत अच्छी हैं हमें सीखने के लिए और हमारे आँखों के लिए भी हेल्दी होती हैं। घर में यदि आप सब घर में है ही लोग, जैसे घरों में ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, तो सब मिलके कुछ ऐसी गेम्स के लिए, जैसे लूडो है, कैरम है, प्लेइंग कार्ड्स हैं, ये सब ऐसी गेम्स हैं जिसमें कि स्क्रीन यूज़ नहीं होती है। हालांकि ये गेम स्क्रीन पे भी आते हैं, तो मेरा कहने का मतलब वो नहीं है कि आप स्क्रीन पे खेलें, कंप्यूटर पे नहीं, वास्तविक रूप में खेलिए, बच्चे आपके बहुत एंजॉय करेंगे। दूसरी बात यह है कि बच्चों के साथ समय निकालिए और थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटीज़, छत पे जाके थोड़ा समय व्यतीत कीजिए ताकि थोड़ी सी सनलाइट मिले, थोड़ी सी ताज़ा हवा मिले, क्योंकि ये जो समय है ये काफ़ी लंबे समय चलने वाला है। मेरा मानना है कम से कम 4-6 महीने इसमें निकलने वाले हैं, तो थोड़ा सा दिनचर्या अपनी अच्छी रखें, आपके स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर ने बताई है कि पेरेंट्स को ज़िम्मेदारियाँ निभानी हैं और जितना कम हो सके वो स्क्रीन कम वाला काम कीजिए। जैसे सर ने कहा कि लूडो खेलिए, स्क्रीन पे नहीं, आप वास्तविक वाला खेलिए। सर ने कहा कैरम को खेलिए और बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम बिताइए जिससे वो लोग जिससे वो स्क्रीन पर क्या कहते सफ़र ना कर सकें। लेकिन सर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि ये देखा जा रहा है कि लॉकडाउन 4 है और उसके बाद बहुत सी चीज़ों में रियायतें दे दी गई हैं और बहुत से लोगों ने अपनी फैक्ट्रियों में काम चालू कर दिए हैं। कंस्ट्रक्शन का वर्क है, मैं देखता हूँ NH24 पर चालू हो चुका है और सेंटर्स आपके खुल गए हैं, लोग आने लगे हैं और बहुत से एसेंशियल सर्विसेज तो पहले से ही ऑन थी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब भी लोग किसी आई सेंटर में या किसी हॉस्पिटल में या कहीं भी जाते हैं तो उनकी नैतिक जिम्मेदारियाँ क्या हैं, कोरोना को लेकर उनको क्या एहतियात बरतने हैं? आप चेयरमैन हैं श्री आई सेंटर के, आप अपने स्टाफ को ऐसे कौन कौन से एहतियात बरतने की बात करते हैं कि क्योंकि हमारा मकसद यही है कि इस बीमारी को रोका जा सके, इसके रोकथाम को रोका जा सके। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जब भी आप बाहर सब्जी खरीदने जाएं, कुछ भी काम करने के लिए जाएं, तो हम सबकी पहली जिम्मेदारी क्या है जिससे और किसी दूसरे को प्रॉब्लम ना हो और हम कोविड-19 से बच सकें? बिल्कुल सुनील, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अभी पिछले एक हफ्ते से हमने हॉस्पिटल खोला है और दोबारा OPD शुरू की है और पेशेंट्स काफ़ी भीड़ में आने लगे हैं। तो देखिए दर्शकों, कुछ पॉलिसीज़ है जैसे हमने अपने श्रेय सेंटर बनाई हैं। हर अस्पताल के अपने अपने कुछ पॉलिसीज़ हैं जो बनानी ज़रूरी है। कि इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आप सेफ़ रहें, हम सेफ़ रहे, स्टाफ सेफ़ रहे। तो सबकी सेफ्टी के लिए कुछ ऐसे हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं जिसमें कुछ हद तक असुविधाएं भी हो रही हैं मरीजों को, लेकिन क्योंकि हमें सेफ़ रहना ज़रूरी है तो वो असुविधाएं, हमें खेद भी है उन असुविधाओं के लिए, लेकिन करना पड़ रहा है। जैसे अब हम अस्पताल में पहले की तरह 40-50 मरीजों की हम भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। जितना स्पेस है उस हिसाब से लिमिटेड पेशेंट्स को रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। अब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हम एक पेशेंट्स को बाय अपॉइंटमेंट बुला रहे हैं। तो दर्शकों, मैं कहना चाहूँगा आपको, जब भी चाहे आंखों के लिए चेकअप हमारे पास आ रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, किसी भी डॉक्टर के पास या अस्पताल में, पहले आप फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लीजिए। क्योंकि अब ये अपॉइंटमेंट सिस्टम फॉलो करना जो हमारे समाज में, जिसका सिस्टम अभी तक पूरा एक बन नहीं पाया है, परंतु अब हमें फॉलो करना होगा। क्योंकि अपॉइंटमेंट सिस्टम होने से आप अब केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए और अपने सोसाइटी के लिए, सबके लिए जिम्मेदारी निभाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब आप आ रहे हैं तो कुछ जो हमारे, जैसे हमने जो पॉलिसी बनाई है श्रेय सेंटर में, उसमें यह है कि पहली बात आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको किसी भी तरह से कोरोना संक्रमण है या उसका शक है तो अस्पताल ना जाएं, क्योंकि ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि यदि आपको इन्फेक्शन होने का शक है
और यदि आप इग्नोर करेंगे और अपनी छोटी सी सुविधा के लिए आप रिस्क लेंगे तो काफ़ी लोगों को वो फैल सकता है। उसके लिए हमने एक कंसेंट भी साइन कराते हैं, जिसमें ये बात पेशेंट को जिम्मेदारी होती है कि उसको बताना कि हाँ मुझे कोई लक्षण नहीं है कोरोना होने के, कोई सस्पिशन भी नहीं है, रिस्क भी नहीं है, परिवार में किसी को नहीं है, कोई कंटेनमेंट जोन में नहीं है। जैसे कंटेनमेंट जोन में अगर कोई पेशेंट है तो उसको अस्पताल जाने से रुकना चाहिए, उसको केवल सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए जहाँ पे कि जो भी उसको तकलीफ है वो आपको उनको गाइड करेंगे। तो किसी को भी यदि कोरोना संक्रमण होने का रिस्क है, हम अस्पताल में उनको नहीं ले पा रहे हैं। हमें बड़ा खेद होता है जब कोई व्यक्ति सामने आ जाता है, लेकिन हमें उनको मना करना पड़ता है। तो दोस्तों, हमें एक थर्मल स्क्रीनिंग भी करते हैं, पूरी हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद जब जो हमें लगता है कि पेशेंट सेफ़ है अस्पताल में आने के लिए दूसरे मरीजों के लिए, तो हम उनको लेते हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर पे। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल रखनी हर लेवल पे ज़रूरी है। और कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, जिनको इस बात की समझ नहीं है या वो इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं, तो हमें उनके साथ सख्त होना पड़ता है, सख्ती दिखानी पड़ती है। आज भी एक पेशेंट ऐसे आए जो बिना मास्क पहने आ गए थे और वो बड़े डेयरिंग होके बोल रहे थे मुझे कोई डर नहीं लगता। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति डर नहीं रहा तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। डरना अलग बात है, सावधान होने में कोई डर अगर डर के हम सावधान हो जाते हैं तो उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि यदि कोई एक बिना मास्क के आ रहा है तो बाकी व्यक्ति जो है उनको इन्फेक्शन फैल सकता है। तो मास्क के बिना यदि कोई आ रहा है तो हम अस्पताल की तरफ से भी उसको मास्क देते हैं, लेकिन मास्क पहनना, पूरा नाक और चेहरा कवर करना ज़रूरी है, मुंह और नाक को कवर करना। दूसरी बात, अस्पताल में आप ध्यान रखिए, अस्पताल के कहीं भी आप जाते हैं, कोशिश करिए कि जितना हो सके हाथों को जगह जगह ना लगाएं। अभी क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये हैबिट है, कहीं भी जाते हैं हम कोई मैगज़ीन उठा लेते हैं, कहीं दीवार पे हाथ रख देते हैं, कहीं कोहनी रख देते हैं। तो दोस्तों, अब आपको अपने आप को समेट के रखना है। हाथों को अपने ऐसे रखें जैसे हाथ में हाथ डाल के एक जगह पे खड़े हों। यदि आपको बैठने की ज़रूरत है तो ही बैठिए जाके। जितना हो सके आप खड़े खड़े यदि आप किसी जगह से निकल जाएंगे वो आपके लिए सेफ़ रहेगा, क्योंकि जहाँ बैठ रहे हैं, जहाँ आप हाथ लगा रहे हैं, वहीं से आपको कोरोना संक्रमित जो होने के जो वायरस है वो आपके हाथों में आएंगे। तीसरा, अपने हाथों को ऐसे कंट्रोल करिए कि आपको अपने नाक को, चेहरे को, होठों को बिल्कुल नहीं छूना है, क्योंकि यदि अनजाने में आपके हाथ में कीटाणु आ भी चुके हैं तो वो आपके मुंह और नाक से ही घुसने हैं या आँख से घुसने। यदि आपने अपने आँख, नाक और मुंह को नहीं छुआ तो विश्वास रखिए कोरोना संक्रमण से आप काफ़ी हद तक बच जाएंगे। तो ये कुछ सावधानियाँ जो रखिए। प्लस अस्पताल में आने के बाद जितना हो सके आप आने के बाद जब ज़रूरी जो जाँचें हैं केवल वही कराइए। जैसे हमारे श्रेय सेंटर में पहले एक सिस्टम था कि हम जो भी व्यक्ति आता था उसका पूरी जांच करते थे और करीब 1.5 से 2 घंटा लग जाता था। परंतु अब जो हमने SOPs बनाए हैं, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए हैं, उसमें ये चेंज आया है कि हम केवल जो ज़रूरी जांच है केवल वही कर रहे हैं, गैर ज़रूरी जांचों को अभी हम अवॉइड कर रहे हैं। तो कुछ मरीजों को ऐसा लगता है कि जब हमने फ़ीस दी लेकिन आपने ये जांच तो की नहीं, वो तो जांच तो की नहीं। तो दर्शकों, ये अस्पताल से ज़्यादा आपके फ़ायदे के लिए है, क्योंकि यदि जितनी जगह पे आपको बिठाएंगे, जितने स्टूल पे आप शिफ्ट होंगे, जितनी मशीनें इस्तेमाल होंगी, उतना संक्रमण का रिस्क आपके लिए बढ़ेगा। हालांकि मैं बताना चाहता हूँ कि हम हर तरह की सावधानी लेके चल रहे हैं। हर पेशेंट के बाद जहाँ वो बैठता है उस चेयर तक को सैनिटाइज़ किया जाता है, जहाँ वो चिन्ह रखता है वहाँ सैनिटाइज़ किया जाता है। परंतु उसके बावजूद जितना हो सके कम से कम आपको सरफेसिस को, दरवाज़ों को छूने से बचना है। हमने सारे दरवाजे खोल के रख रहे हैं अपने अस्पतालों के। अब दरवाज़ों को खोल के रखने से ये फ़ायदा है कि जब आप जा रहे हैं तो आपके हाथों को नहीं छूना पड़ेगा कहीं पे। हम कोशिश कर रहे हैं कि मरीजों को आने के बाद तुरंत उनको फ्री करा जाए। और कुछ तकलीफ़ें ऐसी हैं दर्शकों जो टेली कंसल्टेशन से सॉल्व की जा सकती हैं। अब टेली कंसल्टेशन का मतलब क्या है? टेली कंसल्टेशन का मतलब है कि आपको फ़ोन पे आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है और डॉक्टर आपको वीडियो कॉलिंग करके या जैसा भी ठीक समझते हैं आपके लक्षण पूछेंगे, आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, आपकी जनरल कंडीशन को समझेंगे और अपने एक्सपीरियंस के आधार पे वो आपको कुछ दवाइयाँ बता सकते हैं। यदि उनको लगता है कि आपका अस्पताल आना ज़रूरी है तो आपको अस्पताल भी बुलाएंगे। देखिए दर्शकों, इस टेली कंसल्टेशन से आपको बहुत फ़ायदा है। आप आने जाने से बच जाते हैं, आपको कोरोना संक्रमण होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है, आपका समय भी बचता है। हाँ, ये ज़रूरी है कि जब टेली कंसल्टेशन की जाए तो एक सीनियर डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर द्वारा ही की जाए, क्योंकि जब हम फ़ोन पे बात करके या वीडियो कॉलिंग करके जो दवाइयाँ लिखनी होती हैं तो वहाँ पे एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है। सही डायग्नोसिस को बनाने के लिए एक्सपीरियंस यदि डॉक्टर के पास है तो 90% केसेस में वो फ़ोन पे आपकी मदद कर पाएंगे। लेकिन आपको ये भी समझना है कि टेली कंसल्टेशन की कुछ सीमाएँ हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। हो सकता है कि जो दवाइयाँ आपको दी गई हों
वास्तविकता में आपको जब जांच करें तो शायद कुछ और दवाइयों की एडिशनल जरूरत हो या डायग्नोसिस बदले। तो इन बातों को स्वीकारना है आपको कि हो सकता है आप एक डॉक्टर को फ़ोन पे बात करें तो अलग बीमारी उनको महसूस हो, लेकिन वहाँ जाने के बाद जब आप जांच कराएं 1, 2 या 4 दिन बाद तो शायद बीमारी अलग निकले। तो ये थोड़ा सा उसमें चांस रहता है, लेकिन 90% केसेस जो हैं वो टेली कंसल्टेशन में हैंडल किए जा सकते हैं। तो यदि आप इन सावधानी को रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी आंखें भी स्वस्थ रहेंगी और आप कोरोना संक्रमण से भी बचे रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, आपने दर्शकों को बताया और समझाया किस तरह से हम लोगों को इस बीमारी से बचना है। दर्शकों, आपने देखा डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ने आपको बताया और समझाया कि कैसे हम लोगों को कोरोना से बचना है। कोरोना जाने वाला नहीं है। साथ ही साथ सर ने ये कहा कि जिन बच्चों की आंखों में परेशानी होती है तो पेरेंट्स को ध्यान रखना है, जिससे हम लोग इस बीमारी से बच सकें। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।